जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आज हम लोग तो लिव इन वर्ल्ड करना है वन शॉट में। लिव इन वन करना है, एक ही बार में ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो इसे स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता है, उसमें बता देते हैं क्या भी मिलता है। उसमें तुल्यता वो भी लेता है, बता देते हैं टेस्ट भी आता है। ठीक है। टेस्ट पेपर एक दिन पहले अपलोड हो जाता है। या तो लो बता देते अपने टेलीग्राम में जाओ, t.me जीत एक्सपर्ट टाइप करो। ये अपने ब्राउज़र में जाके t.me/जीत एक्सपर्ट ऐसे टाइप करोगे तो तुल्यो तो मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक्स कैपिटल रहेगा, जो PERTS है ये स्मॉल रहेगा। ठीक है। ये टाइप कर लो और ज्वाइन करो। ठीक है। दूसरी बात आते हैं, हम लोग लिव इन वर्ल्ड के बारे में बात करना चालू करते हैं। तो लिव इन वर्ल्ड में हम लोग तो किसके बारे में बात करनी है? लिव इन के बारे में। तो व्हाट इज लिविंग? एक प्राणी है क्या? एक जिंदा प्राणी कौन है? ये कैसे डिफाइन करेंगे? ये इस चैप्टर में हम लोग तो पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीवित प्राणियों की दुनिया। जनरली यही इसका वो बनेगा, ताते ट्रांसलेशन। तो उसके बारे में हम लोग तो पढ़ना है, तो हम लोग तो पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लिविंग, एक जीवित प्राणी कौन है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो आंसर है, आप किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए उसके क्या लेते हो? कैरेक्टरिस्टिक लेते हो। कैसे कैरेक्टरिस्टिक लेते हो? कि जैसे आप पोटेंशियल तो डिफाइन करने थे, क्या लेते हो कि कितनी एनर्जी लगती है, बता देते हैं, इन्फिनिटी से वहां लाने के लिए। जैसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिफाइन कर लूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हो कि एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट लाने में, जितनी एनर्जी लगी वो आप क्या डिटरमाइन कर देते हो? वो डिटरमाइन कर देते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करते होती? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक पॉइंट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना मूव किया, तो उस मूव करने पे ए से बी मूव करने पे उसमें कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आया, वो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसी डिटरमाइन कर देते हो। ठीक है। वैसे ही बता देते हैं केमिस्ट्री में कैसे वो करते होती, बता देते हैं कैसे अ, अ, बोलो तो मतलब कैसे डिफाइन करते होती, एक मोल को कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे मैं H2O ले लूँ, तो जिसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल H2O मॉलिक्यूल रहेंगे, वो एक मोल ऑफ वाटर रहेगा, ऐसे ही तो डिटरमाइन करेंगे वन मोल को, हाँ कि ना? ये 18 ग्राम जो वाटर का सैंपल रहेगा वो वन मोल कहलाएगा, हाँ कि ना? ऐसे ही डिटरमाइन करते हैं केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में कैसे डिफाइन करते हैं? डिटरमाइन बोल रहा हूँ, डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसे कैसे डिफाइन करते हैं? टी इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोड्यूसर्स, जो जनरली प्लांट्स लेते हैं, वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस, हाँ कि ना? जनरली फोटोसिंथेसिस का लोग डेफिनेशन तो यही देते हैं, हाँ कि ना? तो वैसे ही हम लोग इन डेफिनेशन में कर क्या रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस चीज को डिटरमाइन करने उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम लोग वो देख ले रहे हैं, हाँ कि ना? जैसे बायोलॉजी में ही एग्जांपल लेता हूँ कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, मैं इस चीज का यूज करके फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर दे रहा हूँ। जय माता दी। तो वैसे लिव इन बीन को भी मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन कर देता हूँ, उसमें पाए जाने वाले फीचर्स से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। मैं लिव इन बीन को उसके फीचर्स से डिफाइन कर लूंगा, कि मैं कुछ फीचर्स ले लूंगा लिव इन बीन के और देख लूंगा अगर ये फीचर्स लिव इन बीन में है तो मैं मान लूंगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिव इन है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये फीचर्स नहीं है तो मैं बोल दूंगा वो नॉन लिव इन है। पर क्या लिव इन बीन में हर एक फीचर रहेगा जो नॉन लिव इन में ना हो, या लिव इन बीन में एक फीचर ऐसा रहेगा जो हर एक लिव इन बीन में ना हो? मतलब कि कोई फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं पर दूसरे में नहीं पाया जा रहा। तो आंसर है ये, हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स इसी हिसाब से दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब एक ऐसे फीचर जो आपको ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ लिविंग में पाए जाएंगे, या अगर सभी लिविंग में पाए जा रहे हैं तो साथ ही साथ वो कुछ नॉन लिविंग में भी पाए जा रहे हैं, हाँ कि ना? उन्हें हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हाँ कि ना? अब
मुझे डिफाइन करना है लिव इन बीन को, कुछ फीचर्स का यूज करते तो मैं वही फीचर्स यूज करूंगा जो सिर्फ लिव इन में पाए जाते हैं, जिनके एक्सेप्शन नहीं है लिव इन बीन में, जिनके एक्सेप्शन लिव इन बीन में नहीं है। तो मैं किसी भी फीचर को डिफाइन करने के लिए यूज करूंगा तो मैं उसमें दो कंडीशन लगाऊंगा। पहली कंडीशन ये नॉन लिव इन में नहीं पाया जाना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी इस फीचर्स का कोई भी लिव इन बिन में एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए थी, ये फीचर किसी एक लिव इन ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फीचर्स को मैं क्या बोल दूंगा, डिफाइनिंग फीचर्स। ऐसे फीचर्स को मैं क्या बोल दूंगा, डिफाइनिंग फीचर्स। हाँ कि ना, यस सर। जो लिव इन बिन तो डिफाइन करने थे काम आएंगे। अब जो फीचर्स है जनरली हम लोग पहले बात करते थे फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक लिव इन बीन में क्या फीचर्स हो सकते हैं, ग्लो। हाँ, एक लिव इन बीन ग्लो करते हुए दिखता है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन, आंसर है ये, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, मुझे रिप्रोडक्शन करते हुए दिखेंगे कि उनका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। वरना अगर मैं मान लूँ कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर ले रहे थे तो कोई एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर तादाद हैं समय तक ही रहती और उसके बाद उसके सभी मेंबर्स मर जाते जब, तो उसके बाद उसका वो स्पीसीज या तो गायब हो जानी थी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे उसके मेंबर बढ़ते जाते उस स्पीसीज की जो पॉपुलेशन थी वो घटती जानी थी, ठीक है। हाँ कि ना, मतलब लिव इन बीन और रिप्रोड्यूस तो कर लें। दूसरी बात और क्या कर लें हैं, लिव इन बीन अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस भी कर लें। क्यों? क्योंकि एक लिव इन बीन किससे बना हुआ है, केमिकल मेटल से ही। जब एक केमिकल मेटल जो है केमिकल कंपाउंड से जब वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन करेंगे तभी हमारे अंदर रिएक्शन जो आती है, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे रेस्पिरेशन। हाँ कि ना, यस सर। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बता देते हैं कि हम सभी लिव इन बीन में क्या पाया जाता है, आंसर है सेल। चाहे यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो, हर एक लिव इन बीन किसका बना होगा, सेल का बना होगा। और जो सेल का नहीं बना होगा वो क्या होगा, नॉन लिव इन। जो सेल से नहीं बना होगा वो क्या होगा, नॉन लिव इन। हाँ कि ना, यस सर, वो क्या होगा, वो नॉन लिव इन होगा, ठीक है। अब बता देते हैं एक और चीज, टी लिव इन बीन अपने आसपास और अपने अंदर आने वाले चेंजेस को क्या करते हैं, के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। इसे क्या बोला जाता है, चेतना, कॉन्शियसनेस। इसे क्या बोला जाता है, कॉन्शियसनेस। अपने आसपास यानी अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई और अंदर आने वाले चेंजेस मतलब इंटरनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्ट करना या उस पे रिएक्ट करना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस, जिसे आप बोलते हो चेतना, जिसे आप क्या बोलते हो, चेतना। हाँ कि ना, ये सर। तो ये फीचर्स पाए जाते हैं। हाँ कि ना, ये सर। तो फीचर्स ऑफ लिविंग क्या है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस है। अब जो ग्रोथ है, क्या ग्रोथ सिर्फ लिव इन में दिख रही है या नॉन लिव इन में दिख रही है, आंसर है ग्रोथ हर एक लिव इन में दिख रही है। ग्रोथ हर एक लिव इन में दिख रही है, ग्रोथ हर एक लिव इन में दिख रही है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो। पर सर आप ग्रोथ डिटरमाइन कैसे कर रहे हो, या तो ग्रोथ ये हो जाएगी थी एक लिव इन बिन की हाइट बढ़ना, मास बढ़ना मल्टी सेल्यूलर में तो, और बता थे यूनिसेल्यूलर में कैसे डिटरमाइन कर लोगे, उसका नंबर बनने से। आंसर है दोनों तरीके से। किसी भी बता देते हैं लिव इन बिन का नंबर बनना, किसी भी लिव इन बिन का मास बनना ग्रोथ कहलाएगा। हाँ कि ना, तो इंक्रीज इन साइज, उसका मास बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा, या उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, या नंबर का इंक्रीज होना सेल्स के, ये सब क्या कहलाएगा, बता देते हैं ग्रोथ कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। मतलब मान लो मेरे पास एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसका साइज इंक्रीज हुआ तो ये भी ग्रोथ है, साथ ही साथ कुछ समय बाद ये डिवाइड कर गया तो आंसर है ये भी ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ जो है वो मास वो साइज में भी हो रही है, नंबर में भी हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सेल। जैसे एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी आपको हाइट बढ़ते हुए नहीं दिख रही पर उसमें कंटिन्यूसली सेल बढ़ते जा रहे हैं, सेल का साइज भी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो इसे आप क्या बोलोगे, ग्रोथ ही बोलोगे, नंबर बढ़ा या उसमें साइज बढ़ गया सेल का। हाँ कि ना, यस सर। अब जो ग्रोथ है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक्सटेलिंसिक और इंटेलिंसिक। एक्सटेलिंसिक ग्रोथ क्या होती है समझना,
अल्लो ने अभी तक क्या बात की थी, लिव इन बिन में कैसे ग्रोथ हो रही है, साइज इंक्रीज होने से, नंबर इंक्रीज होने से। पर अगर मैं साइज का पैटर्न देखूं तो रेगिस्तान में, मैं थाल डेजर्ट में जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ और वहां पे थाल डेजर्ट में जाता हूँ, मैं रेगिस्तान में जाता हूँ। रेगिस्तान में लोकेशन आपको बताते थे बिना मैप, या अगर आपको रेगिस्तान में लोकेशन कैसे पहचाननी है सूरज की डायरेक्शन से, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप रेगिस्तान में 100% खो जाओगे। हाँ कि ना, अगर अपने साथ कोई गाइड या लोकल आदमी को नहीं रखे हो। हाँ कि ना, तो वहां पे ऐसा क्यों खो जाओगे, क्यों? क्योंकि वहां पे जो लेट के टीले हैं, सैंड ड्यून्स हैं, वो अपनी हाइट बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो लेट से ही बने हुए हैं। तो जब विंड चलती है तो वो लेट धीरे धीरे ऊपर की लेट खिसकने लगती है, वो खिसक के किसी और सैंड ड्यून के ऊपर जाके बैठ गई, एक बड़े सैंड ड्यून से लेट उली और दूसरे सैंड ड्यून के ऊपर चल दी। तब दोनों का जो जो दूसरा सैंड ड्यून था, जो छोटा हाइट था, उसका साइज तो इंक्रीज हो गया। मतलब इसमें जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। हाँ आंसर है यस। या तारे दे तो लोग उधर चल दो, हिमाचल में जो वो है कुल्लू मनाली शिमला ये सब चल दो जहाँ बर्फबारी हो रही है। तो आपको पहले लैंड एक लेवल पे दिख रही थी, हाँ कि ना, यस सर। आपको लैंड पहले एक लेवल पे दिख रही थी, पर फिर वहां पे बर्फबारी हुई और आपको बता देते हैं उस जगह की हाइट इतनी दिखने लगी, इतनी उसमें बर्फबारी हो गई। हाँ कि ना, तो अब वहाँ की हाइट अब तो इतनी दिखेगी, इतनी दिखेगी। हाँ कि ना, तो क्या हाइट भी इंक्रीज हो गई? आंसर है यस, हाइट इंक्रीज हो गई, हाइट इंक्रीज हो गई। हाँ कि ना, इसका मतलब क्या लिव इन बिन में, यानी क्या नॉन लिव इन बिन में भी इंक्रीज आ रहा है साइज का? आंसर है यस। मतलब क्या लिव इन नॉन लिव इन बिन में भी तो वो दिख रहा है ग्लो? तो आंसर है यस। मतलब ये डिफाइनिंग फीचर तो हो नहीं सकती, मतलब ये डिफाइनिंग फीचर तो हो नहीं सकती। अब जो नॉन लिविंग बीन में ग्रोथ आ रहा है, क्या धरती के अंदर खुद से इंक्रीज आ जा रहा है? नहीं। क्या सैंड ड्यून में अंदर से कोई सैंड पार्टिकल अचानक से बड़ा हो जा रहा है? नहीं। ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है मैटर का, जिससे आपको उसका साइज कम ज्यादा होते हुए दिख रहा है। दूसरा आता है इंटेलिजेंस, इंटरनल ग्रोथ। लिविंग बीन में जो ग्रोथ लेती है वो इंटरनल लेती है। कैसे? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया, इसमें जो इसका साइज बढ़ा, इसमें इसका ये जो साइज बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल जो था उसका साइज बढ़ गया। मतलब इसमें जो ग्रोथ आई वो इंटरनल आई। ये इरिवर्सिबल ग्रोथ है, हाँ कि ना, ये वापस ऐसे तो जा नहीं सकता, हाँ कि ना, यस सर। या एक ह्यूमन बीन की हाइट कैसे बढ़ती है? वो इंटरनल होती है, उसके साइज, उसके सेल के साइज बढ़ते हैं, उसमें सेल का नंबर बढ़ता है, उसमें बोन का साइज कैसे बढ़ता है? सेल और आके डिपॉजिट होते रहते हैं, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो एक इंटरनल ग्रोथ हुई, मतलब कि ये इरिवर्सिबल ग्रोथ है, इसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब ये जो इंटेलिजेंसिक ग्रोथ है ये किस में देखने तो मिल रही है? लिव इन बीन में, और एक्सटेलिजेंसिक नॉन लिव इन बीन में। दूसरी बात, इंटेलिजेंस दो प्रकार की होती है। अगर आप देखें एक ह्यूमन को, किसी भी गाय को, किसी भी कुत्ते को, तो वो एक समय तक ही उसके बॉडी में इंक्रीज आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, कुछ समय बाद उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। मतलब उसमें कैसी ग्रोथ है? आंसर है डिटर्मिनेट। वहीं अगर हम लोग प्लांट तो देखें तो प्लांट हर साल थोड़ा 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 बड़ा होते रहते हैं। तो मतलब कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में उसमें इंक्रीज आ रहे हैं, मतलब उस तरीके की ग्रोथ तो क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट। इसीलिए जो इंटेलिजेंसिक ग्रोथ है वो दो प्रकार की होती है, ताते थे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट किस में देखने तो मिल रहा है आपको? एनिमल में देखने तो मिल रहा है, और इनडिटर्मिनेट आपको किस में देखने तो मिलेगा? प्लांट्स में देखने तो मिलेगा, फंजाई में देखने तो मिलेगा, प्रोटोजोआ में देखने तो मिलेगा, मोनेला में आपको देखने को मिलेगा, मतलब बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा, हाँ कि ना, यस सर। अब एक और बात आती है, एक और बात आती है, एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, एनसीईआरटी इसी के अंदर नॉन यानी वाटर लिविंग में एक पॉइंट लिखती है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब जो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स है, जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा सा आम का पेड़ है, ठीक है, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब अगर ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? जरूरी नहीं, या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ हुई है मतलब रिप्रोडक्शन हुआ है, या रिप्रोडक्शन हुआ है मतलब ग्रोथ हुई है, हाँ कि ना। जैसे एक आम का पेड़ है, वो फूल बनाया, फूल पॉलिनाइज, फूल चाहते थे, वो हुआ, फर्टिलाइज हुआ,
और बता देते हैं उससे क्या हुआ, एक सीड बना, हाँ कि ना। तो यहाँ लिपोसक्शन हुआ, पर क्या ग्रोथ हुई? आंसर है नहीं। क्या उस प्लांट की ग्रोथ हुई? आंसर है नहीं। पर वहीं अगर मैं बैक्टीरिया ले लूं, वहीं अगर मैं एक बैक्टीरिया ले लूं, बैक्टीरिया में क्या हुआ, बैक्टीरिया जैसे ही डिवाइड किया, बैक्टीरिया जैसे ही डिवाइड किया उसका क्या हो गया, दो हो गया वो बैक्टीरिया। मतलब क्या वो लिपोसक्शन किया? आंसर यस। पर क्या उसमें नंबर इंक्रीज होते हुए मिला लिपोसक्शन में? आंसर है यस। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ग्रोथ हुई, यहाँ पे आपके पास ग्रोथ भी हुई, मतलब लिपोसक्शन हुआ मतलब ग्रोथ हुई। अब एक और बात समझना, ये बैक्टीरिया है, इसका सेल मास इंक्रीज करेगा तो जो इसका न्यूक्लियाई है, या मान लेते हैं ये प्रोटोजोन है, मतलब कि कोई यूकेरियोटिक सेल है, इसका सेल्यूलर मास इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब इस इनके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया में और कोई यूनिसेल्यूलर यूकेरियोटिक सेल जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस इस सर्टेन मास ऑफ साइटोप्लाज्म को ही कंट्रोल कर पाएगा, उससे ज्यादा मास इंक्रीज होने पे वो डिस्टेबलाइज होगा सेल। तो फिर सेल क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। सेल क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, हाँ कि ना। इसका मतलब ये है कि अगर एक लिमिट ऑफ ग्रोथ के बाद अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है तो वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा, वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा, हाँ कि ना। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो इंक्लूसिव इवेंट है, मतलब कि अगर ग्रोथ हुई है तो लिपोसक्शन होगा, लिपोसक्शन हुई है मतलब ग्रोथ होगा, हाँ कि ना। या लिपोसक्शन हुई है तो ग्रोथ हुई है, हाँ कि ना, यस सर। यहाँ पे एनसीईआरटी में इस तरीके से फॉर्म में स्टेटमेंट दे दिया और मैंने यहाँ पे इस तरीके के फॉर्म में स्टेटमेंट लिख दिया है। एनसीईआरटी में हायर प्लांट्स एंड एनिमल के लेस्पेट में लिखा है, मैंने बता देते यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लेस्पेट में लिख दिया है, हाँ कि ना। तो ग्रोथ कैसी हो गई? एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गई। अब ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्या वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जा रही? आंसर है नहीं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ब्लू व्हेल, फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, सभी में पाई जा रही है। वो नॉन डिफाइनिंग फीचर या कह लेते हैं स्टे फीचर या बता देते हैं वो फीचर नहीं है, बता देते हैं जो लिविंग बीन तो डिफाइन करने में काम आए, क्योंकि वो नॉन लिविंग बीन में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो नॉन लिविंग बीन में भी देखने को मिल रही है। उसका कारण ये नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म सभी लिविंग में नहीं पाया जा रहा, ये उसका कारण नहीं है ग्रोथ के डिफाइनिंग फीचर ना होने का। कारण क्या है कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जा रही है या नॉन लिविंग थिंग में भी पाई जा रही है, हाँ कि ना, यस सर। तो अब लिपोसक्शन पे आते हैं। लिपोसक्शन होता क्या है? लिपोसक्शन होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ, लिपोसक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस या प्रोजेनी बोलो या ऑफस्प्रिंग बोलो विच आर सिमिलर टू पेरेंट्स और मे बी आइडेंटिकल। क्या होता है लिपोसक्शन? फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस, ऑफस्प्रिंग और बता देते हैं young ones offspring or progeny which are similar to parent or who are similar to parent or may be identical। सिमिलर कब होंगे? सिमिलर होंगे तब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, और आइडेंटिकल कब होंगे? जब एसेक्सुअल की बात होगी, हाँ कि ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तो है ना रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करती। क्यों बात नहीं करती? क्योंकि जो वो 12 के चैप्टर है उनमें रिप्रोडक्शन ही बढ़ा है, पहले की 2 यूनिट में बस रिप्रोडक्शन से ही डील करती हुई बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही डील करती हुई बातें हो, तो पहला जो आप देखोगे यूनिट उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तो डायलर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डील करता हुआ। फिर इसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है वेरिएशन के बारे में। इसमें वेरिएशन डीएनए जेनेटिक मटेरियल से डील किया जाता है और वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है। इसीलिए मैंने बोला कि जो 12 का जो पहले के 2 यूनिट है वो बस इसी से डील करते रहते हैं, हाँ कि ना, यस सर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन के थ्रू होता है, मतलब जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता, जहाँ पे गैमेट का फ्यूजन या दो हैप्लॉइड
इस स्ट्रक्चर का फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जहां पे कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम दो बैलेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हाँ कि ना? यस सर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के अलग अलग मीन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे बाइनरी पिजन की बात कर लूँ तो उसमें एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम। बर्डिन की बात कर लूँ तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ईस्ट एंड हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन की बात कर लूँ तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एल्गाई, फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस। वहीं अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एल्गाई एंड फंजाई। और टुलू रीजनरेशन की बात कर लूँ तो इसमें प्लेनेरिया एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ कि ना? यस सर। अब रिप्रोडक्शन, अब जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बीइंग के लिए डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? आंसर है डिफाइनिंग फीचर डिटरमाइन करने के लिए मैंने बोला था दो चीजें नहीं होनी चाहिए, या तो वो नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए या तो उसमें लिविंग में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ही करेंगे, नॉन लिविंग में तो नहीं है। पर जो दूसरा क्राइटेरिया है कि इसमें लिविंग में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, पर वो जो चीज है वो पकड़ देती है रिप्रोडक्शन, तो उसके कारण रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग फीचर बन जाता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ही हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। हाँ कि ना? नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। हाँ कि ना? जैसे ग्लो होता है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। हाँ कि ना? मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वैसे रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या नॉन डिफाइनिंग फीचर बन जाता है, क्योंकि लिविंग बीइंग में कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो तादेते हैं, जो क्या कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। और अगर कोई 12th वाला सोल है या डलहॉपर सोल है तो वो जानता है कि ये क्यों अलाइज होते हैं। ये अलाइज होते हैं ड्यू टू फेलियर इन से क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। ये होते हैं ड्यू टू क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में फेलियर होने के कारण। हाँ कि ना? क्रोमोसोमल एब्लिवेशन कॉज हो जाते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में। हाँ कि ना? जो डिसमेंटलिंग ऑफ सेंट्रोमियर है, जो डिसअसेंबलिंग ऑफ सेंट्रोमियर है, दो क्रोमेटिड का, वो नहीं हो पाता। हाँ कि ना? मियोसिस के दौरान, जिससे दादे ये प्रॉब्लम कॉज होती है। ये उनके लिए था जो 12 पढ़ चुके हैं, जो डेवलपर पढ़ चुके हैं और वो सुन रहे हैं, डेवलपर वाले हैं वो सुन रहे हैं। ठीक है? 11th वाले इस चीज पे ध्यान ना दें। 11th वाले बस ये याद रखे थी एक्सेप्शन जो है वो कौन है? म्यूल्स, स्टेराइल ह्यूमन एंड वर्कल हनी बी, एंड वर्कल हनी बी। पर हमें पता है जो 12th वाले जो डेवलपर है उन्हें पता है इसका कारण क्या है? क्रोमोसोम एब्लिवेशन का फॉर्मेशन, या बता देते हैं डिसमेंटलिंग, या बता देते हैं डिसअसेंबलेज ऑफ क्रोमोसोम में फेलियर होने के कारण क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में फेलियर होना। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है? अब तीसरे आते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म है क्या समझना। मैंने बोला था केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अब एक लिविंग बीइंग केमिकल चीजों का ही बना हुआ है, ह्यूमन केमिकल चीजों का ही बना हुआ है, तो मेरे अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होंगी जिनके कारण मैं जी पाऊंगा, और बहुत सी ऐसी होंगी जिनके यानी उन केमिकल सॉरी मेरे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है? किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर एक केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है? ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो जिंदगी से शांति से मन लगा के अपनी जिंदगी जी सके। हाँ कि ना? यस सर। मतलब अगर वो केमिकल रिएक्शन उन लिविंग बीइंग में नहीं हो रही, मतलब वो जिंदा नहीं रहेगा, तो आंसर है यस। तो इन केमिकल रिएक्शन, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग बीइंग के अंदर होती हैं उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बीइंग के अंदर हो रही है, जो लिविंग बीइंग के जिंदा लेने के लिए जरूरी है। हाँ कि ना? मतलब अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा मतलब वो लिविंग बीइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लिविंग बीइंग तो जिंदा लेना है तो उसे केमिकल रिएक्शन करना है, और अगर एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही मतलब वो लिविंग नहीं है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर बन जाता है। इन अब एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है कि इन विट्रो कंडीशन में होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शन है टेस्ट ट्यूब में होने, अगर मैं एक बता देते हैं रिएक्शन लिया, मान लेते हैं मैंने फोटोसिंथेसिस करने के लिए किया, तो मैं फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे फोटोसिंथेसिस तो स्टडी करना है तो मैं टेस्ट ट्यूब में करूंगा। अब जब वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन जब उस टेस्ट ट्यूब में हो रही है तो वो जो सेटअप है
वो मैं ये नहीं बोलूंगा थी कि लिव इन है, वो लिव इन है मैं ये नहीं बोलूंगा, ना ही मैं ये बोलूंगा थी वो नॉन लिव इन है, वो रिएक्शन ना ही वो नॉन लिव इन है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, या वो सेटअप तो मैं ये नहीं बोलूंगा थी वो जिंदा हो गया। हाँ कि ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा थी अब ये टेस्ट ट्यूब लिव इन है, ऐसा नहीं है। हाँ कि ना, तो इसीलिए लिखा जाता है कि इन विट्रो कंडीशन में जब एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो ना ही कंसीडर की जाती है लिव इन ना ही नॉन लिव इन, ना ही आप उसे दादे दे जीवित मानते हो चाहे ना ही उसे आप दादे दे हैं नॉन लिव इन मानते हो। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, बट इट इज सिमिलर टू लिव इन रिएक्शन, सिमिलर टू लिव इन रिएक्शन मतलब समझना, जब हम लोग किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी कर ले, फोटोसिंथेसिस की स्टडी कर ले, रेस्पिरेशन की स्टडी कर ले, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग वो लैब में कर ले। अब ये माना जाता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है वैसी ही केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस स्टडी कर लूँ तो ऐसा नहीं मैं माइक्रोस्कोप से या छोटा होते एंटमैन बनते प्लांट के अंदर ही घुस गया उसके लीफ के अंदर और वहां पे मैं ऑक्सीजन तो मिलते हुए देख रहा हूँ, सीटी साइकिल, C4 साइकिल, केल्विन साइकिल ऐसे और साइकिल चलते हुए देख रहा हूँ, नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं मैं माइक्रोस्कोप को इतना अंदर घुसे सकता हूँ किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फॉर्म में भी ऐसे नहीं घुसे सकता कि मुझे पता चल जाए कि वहां पे मुझे रिएक्शन होते हुए दिखे। मैं ये सब रिएक्शन कहाँ करवाता हूँ, मैं ये सब रिएक्शन करवाता हूँ आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ये मान लेता हूँ कि जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें जो रिएक्शन हो रही है वैसी ही रिएक्शन सेम टू सेम रिएक्शन उस लिविंग बीन के अंदर हो रही है, वरना मैं कोई रिएक्शन तो स्टडी ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं ये मानने लग जाऊंगा कि इस टेस्ट ट्यूब में अलग तरीके से रिएक्शन हो रही है और हमारी बॉडी के अंदर अलग तरीके से रिएक्शन हो रही है। हाँ कि ना, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो हो रहा है जो ग्लूकोज से ताते हैं एसिटाइल कोएंजाइम से हो रहा है। हाँ कि ना, यस सर, तो हम लोग ये वो सब चीजें कहाँ ऑब्जर्व की, ऑब्वियस सी बात है ऑब्वियस सी बात है वो लोग ऑब्जर्व किए दादे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और लल्लम माने हैं कि जहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में जिस टेस्ट ट्यूब में किस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने ये ऑब्जर्व किया मैंने ये मान लिया कि ऐसी ही चीजें दादे हैं सेल के अंदर हो रही हैं, ऐसे ही चीजें सेल के अंदर हो रही हैं। हाँ कि ना, अगर मैं ये नहीं मानूंगा कि जैसा ग्लाइकोलाइसिस उस टेस्ट ट्यूब उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हो रहा है तो मैं कभी भी ये डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस जैसी प्रोसेस हो रही है कि नहीं, या क्या पता ग्लाइकोलाइसिस की जो वो प्रोसेस है वो सिर्फ उस टेस्ट ट्यूब में हो रही हो लिविंग बीन के अंदर नहीं हो रही हो। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, हम लोग ये मानते हैं कि जब एक इन विट्रो कंडीशन में कोई लिविंग रिएक्शन करवाई जाती है तो वैसी सेम टू सेम लिविंग रिएक्शन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है, इसीलिए हम लोग लिविंग रिएक्शन उस बायोकेमिकल रिएक्शन तो ना ही नाइदर लिविंग बोलते नॉन नॉन लिविंग बोलते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं सिमिलर टू लिविंग रिएक्शन। हाँ कि ना, हम लोग ये मानते हैं कि वो लिविंग रिएक्शन जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है वैसी ही रिएक्शन बता देते हैं हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। हाँ कि ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया येलो कलर से, उस पॉइंट तो येलो कलर से लिखा है कि इट इज सिमिलर टू लिविंग रिएक्शन, इस पॉइंट का ये गहरा महत्व है। हाँ कि ना, तो अगर मैं इसे एनसीईआरटी में देखूँ, अगर मैं इसे एनसीईआरटी में देखता हूँ तो ये देखो न न न न metabolic reaction can be demonstrated outside the body in a self-free system as यानी an isolated metabolic reaction outside the body of an organism perform in a test tube is neither living nor non living, ना ही वो जीवित है ना ही वो तादेदम नॉन लिविंग है। हाँ कि ना, ये सर, while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ऐसा कोई भी लिविंग बीन नहीं है कि जो मेटाबॉलिज्म शो ना करता हो, या ऐसा कोई भी नॉन लिविंग बीन नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो करता हो। हाँ कि ना, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कंडीशन आर नॉट लिविंग टेंस, वो ना ही वो लिविंग टेंस नहीं है, उन्हें हम लिविंग टेंस नहीं बोलेंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन, मतलब कि वो एक ऐसी रिएक्शन है जो लिविंग बीन के अंदर हो रही है सेम टू सेम जैसी वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर,
इसे इस तरीके से लिखा जाएगा कि इट इज सिमिलर टू लिव इन रिएक्शन, मतलब एक उस टेस्ट ट्यूब में जैसी रिएक्शन हो रही वैसी ही रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाएंगे वो सेल के बने हुए लाएंगे, या तो ऑब्वियस सी बात पता है, हाँ कि ना? ये सर इसलिए ये डिफाइन फीचर भी हो जाता है। और सेल से क्या बनते हैं? सेल जब मिलते हैं इंटरैक्ट करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलते हैं इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, हाँ कि ना? ये सर। और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं इंटरैक्ट करते क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बात पूछता हूँ, यहाँ पे मैं एक बात पूछता हूँ, सेल, सेल सुनना, सेल को क्या बोलोगे? सेल को क्या बोलोगे? द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। अब बहुत से बच्चे क्या किए होंगे, यहाँ पे फंडामेंटल शब्द खा गए होंगे, तो नहीं, उन्हें फंडामेंटल का मतलब ही नहीं पता। फंडामेंटल जय माता दी। फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे बेसिक, लाइफ की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? ऑब्वियस सी बात है, सेल है। कोई भी चीज जो सेल से थोड़ी सी भी छोटी है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती। एनसीईआरटी की लाइन है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कांट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे आप वायरस ले लो, वायरस में बेसिकली है क्या? प्रोटीन है और अंदर आरएनए है, जीनोम है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, हाँ कि ना? तो बेसिकली वो एक तरीके से न्यूक्लियस तरीका है, उसमें बाकी जो सेल्यूलर वो है स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट नहीं है, हाँ कि ना? ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए जो जो वायरस है वो इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकता। वो एक होस्ट सेल के बाहर 10 पार्टिकल है और होस्ट सेल के अंदर ही वो लिविंग क्या लेता है, स्टेज शो करता है, हाँ कि ना? यस सर। अब पांचवे पे आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। चेतना मतलब कि आप पे कोई स्टिमुलाई आया, जैसे बाहर डाल देते हैं, मान लो जैसे सर्दी आती है तो जो गौ माता है, जो शांत लोग हैं, जो ताते थे वो है, कुत्ते लोग घूमते रहते हैं गली मोहल्ले में, इन लोग तो जब आप वो देखोगे शरीर पे तो इनके बाल बढ़ जाते हैं, इनके जो बाल हैं वो ज्यादा डेंस हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। क्यों? ताकि एयर ट्रैप हो जाए उन बालों के बीच में और एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह वो काम करे, हाँ कि ना? ये सर। और बॉडी की हीट बाहर लीक आउट ज्यादा ना हो। तो ये क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स हुआ टू दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब जब वो अंडा खाते हैं, जब वो अंडा खाना खाते हैं तो वो जिस प्रकार का अंदर खाना खा ले उस प्रकार के अंदर उस तरीके का उनके अंदर प्रोसेस चलता है, हाँ कि ना? यस सर। तो ये एक इंटरनल स्टिमुलाई है, हाँ कि ना? तो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करना क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस, चेतना, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब जैसे आपने सुना होगा कोई मूर्छित हो गया या बता देते हैं कोई बेहोश हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसमें चेतना नहीं दिख रही। वो जब आप उसे हिला ले बोल रहे हो सुन 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 तो वो सुन नहीं पा रहा, इसी तो बोलते हैं मूर्छित होना या बेहोश हो जाना, हाँ कि ना? थी वो सडनली ताते दे हैं जो रिस्पॉन्स है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसे ताते दे रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। अब एक बात देखो, कुत्ते में भी चेतना है, आप में भी चेतना है, गाय में भी चेतना है, आप में भी चेतना है, गाय के बछड़े में भी चेतना है, आपके अंदर भी चेतना है, मतलब कॉन्शियसनेस है, ठीक है? अब एक बार समझो कि जब मैं दादे दे कुत्ते को लोटी डाला और आपको एक लोटी दिया, ठीक है? आप मेरे पास आई थी, सर भूख लगी है तो मैं आपको एक लोटी दिया और वहां पे एक कुत्ता भी आया तो मैं उसे भी एक लोटी दिया, ठीक है? अब दादे दे मैं लोटी बेल रहा हूँ, तुरंत तवे पे पका लूँ और आपको भी और उसे भी एकदम ताजा ताजा दे रहा हूँ, गरम गरम, ठीक है? अब मैंने 5 लोटी सेकी, आपके लिए 5 लोटी सेकी, उस कुत्ते के लिए, ठीक है? हाँ कि ना? अब वो कुत्ता क्या है, जब मैं उसे गेट के बाहर दे रहा हूँ तो वो ताते थे 2 लोटी खाएगा, 3 लोटी खाएगा, बाकी सब छोड़ जाएगा। दूसरी कोई गाय आई, कोई सांड आया, कोई बछड़ा है, दूसरा कोई कुत्ता है, वो खा जाएगा। पर मैं जब आपको 5 लोटी दूंगा तो आप क्या करोगे? आपको अभी घर वापस जाना है। अब मैं बोला हूँ ये 5 लोटी अब तू ही खाएगा, तो क्या कर लोगे? आप बोलोगे मुझे टिफिन दे दो, मैं टिफिन में पैक करके ले जाऊंगा, बाद में खा लूंगा। जबरदस्ती कर रहे हो तो आप तू ही खाएगा तो पैक करके ले जाऊंगा, मैं शाम तो खा लूंगा, हाँ कि ना? यस सर। तो ये आप क्या हो? सेल्फ कॉन्शियस हो कि अगर आपको शाम का खाना है का आप अभी से जुगाड़ कर लिए, हाँ कि ना?
आपको जितना रिसोर्सेस मिला आप उसे बचा के चल रहे हो ताकि आपको फ्यूचर नीड की जरूरत हो। हाँ कि ना? ये सर। और वो कुत्ता जो है उसे क्या है कि उसे अभी का पेट भरा बस, जैसे सेल है अभी का पेट भरा बस। हाँ कि ना? ये सर। जैसे सेल है वो जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है फिर निकलता। वो ये थोड़ी सोचता है कि यार गर्मी के मौसम में जब अचानक से वो हो जाएगा, बता देते हैं सूखा पड़ जाएगा, तब मुझे मिले ना मिले मैं अभी से है ना मार मार के है ना अपनी गुफा के अंदर बर्फ की सिल्ली में कैद करते रहता हूँ। वो ये तो नहीं करता, वो ये करता है कि अभी भूख लगी अभी मार के खा जाऊंगा, जो उस समय का उस समय सोच लेंगे। हाँ कि ना? तो आप में डिफरेंस देखने को मिलती है। वैसी अगर मैं बात करूँ तो हर एक स्टिमुलाई जो है वो बता देते हैं, जरूरी नहीं थी हर एक ऑर्गेनिज्म उसे सेम तरीके से ले। जैसे मैंने लोटी आपको दी थाली में परोस के, और एक कुत्ते तो मैं गेट के बाहर लग गया कुत्ते के लिए, तो आपने अलग रिस्पॉन्स दिया उसने अलग रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस हो, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए सेल्फ कॉन्शियस हो, और वो कुत्ता सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो कॉन्शियसनेस की वन ऑफ द पीक या वन ऑफ द बेस्ट प्रकार जो है, टाइप जो है, वो होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ कि ना? खुद के प्रति चेतना होना, जिसे स्वचेतना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वचेतना। हाँ कि ना? इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ ह्यूमंस। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब जैसे एक ब्रेन डेड पर्सन है, जो जैसे एक ब्रेन डेड नहीं बोलेंगे, कोमा पेशेंट बोलेंगे। कोमा पेशेंट है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, पर क्या उसके बॉडी के अंदर इंटरनल कॉन्शियसनेस चल रही है? आंसर है यस। इंटरनल स्टिमुलाई के प्रति उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, पर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है पर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कोमा बोलेंगे। अब ब्रेन डेथ क्या होता है? जब ब्रेन ही काम करना बंद कर दे। हाँ कि ना? उसे कंप्लीट स्टेज ऑफ डेथ बोलते हैं। हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात देखना कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई यानी ह्यूमन जो है वो कोमा स्टेट में है, हाँ कि ना? कोमा स्टेट में है, तो बता देते हैं वो कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति शो नहीं कर रहा, मतलब वो सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं होगा। उसमें कॉन्शियसनेस होगी पर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। सेल्फ कॉन्शियसनेस भी क्यों नहीं है? तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सेल्फ कॉन्शियसनेस तब आएगी जब वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करना चालू करेगा। हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात आती है दूसरी बात आती है कि मैं उसमें ये बोल रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है पर कॉन्शियसनेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस इंटरनल रिस्पॉन्स के प्रति भी होती है, इंटरनल स्टिमुलाई के प्रति भी होती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात आ जाती है कि ये सिर्फ लिविंग बींग्स में पाई जाती है, ना ही नॉन लिविंग में पाई जाती है, या ना ही नॉन लिविंग में पाई जाती है, ना ही इसका कोई एक्सेप्शन है। हाँ कि ना? ना ही इसका लिविंग में कोई एक्सेप्शन है, ना ही ये ताते जाते नॉन लिविंग में पाई जाती, इसीलिए देयरफॉर इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात देखो, दी तो लोग जा रहे हो गली में अपनी टहलते हुए जा रहे हो। अब तो लोग साथ एक दोस्त भी जा रहा है। हाँ कि ना? अब कुत्ता तुम दोनों को देखा, तुम दोनों ने कुत्तों को देखा, तो तुम दोनों ने कुत्ते की आंखों में देखा, उसने तुल्लों की आंखों में देखा। अब कुत्ता भड़क गया, तुम क्या किए? तुम लोग भाग लिए, और तो एलेशा जो तेरा दोस्त था वो पत्थर उठा लिया। हाँ कि ना? और ढाई से फेंक के मारा, कुत्ता भाग लिया। हाँ कि ना? यस सर। वहीं एक और कुत्ता था, जब उसने पत्थर फेंका, जब बता देते हैं पत्थर फेंका तो लोते दोस्त ने, तो वो उगले हो गया और वो तेरे दोस्त के पीछे भागने लगा। तो एक बात देखना, यहाँ पे दो सेम स्टिमुला है। एक तो कुत्ते का पहले कुत्ते का तुल्लो तो देख के भौंकना, हाँ कि ना? उगले होना, तो उसमें तुल्लो ने दो रेस्पॉन्स की। एक तुल्लो भाग के, तुल्लो के दोस्त ने पत्थर उठा लिया कुत्ते को मारने के लिए, ठीक है, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कुत्ते के प्रति थी, अगर वो गलती से पास आते काट ना ले तो उसे अपने आप तो सेल्फ प्रोटेक्ट करने थे, उसने पत्थर उठा लिया। हाँ कि ना? ठीक है। अब जब वो तुल्लोते दोस्त ने थोड़ा सा पत्थर ऐसे आगे गाया थी कुत्ता शांत हो जाए, वो भाग ले वहां से, ना ही उसे नुकसान हो नहीं तुझे नुकसान हो तेरे दोस्तों, तो वो क्या करेगा? तो जो दूसरा कुत्ता था उसे लगा थी यानी उसे लगा थी तेरा दोस्त उस पर अटैक कर रहा है। हाँ कि ना? तो वो उगला हो गया, तुल्लोते दोस्त के पीछे भागने लगा। हाँ कि ना? तो यहाँ पे पत्थर जो था
दूसरा स्टिमुलाई का जो दोनों कुत्तों के लिए सेम था, पर पहला कुत्ता क्या हुआ, निकल लिया, दूसरा कुत्ता अचानक से उगले हुआ और तेरे दोस्त के पीछे भागने लगा। मतलब सेम स्टिमुलाई के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकते हैं, हाँ कि ना। साथ ही साथ अलग अलग स्टिमुलाई के लिए सेम रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, हाँ कि ना। यस सर। तो यही पे हमारी जो फीचर्स वाली प्रॉपर्टी है वो खत्म होती है। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि दादे दे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास टिश्यू है मेरी बॉडी में, दादे दे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, पैंक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, बका कैविटी, फिर दादे थे, उसके बाद दादे थे लेक्टम भी आला है, एनल भी आला है, हाँ कि ना। ये सब तो क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है फूड को डाइजेस्ट करने का, क्या सिर्फ माउथ कर लेता है, नहीं। क्या सिर्फ एलिमेंट्री के ना कर लेता है, नहीं। क्या सिर्फ स्टमक कर लेता है, आंसर है नहीं। क्या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेगा, नहीं। क्या सिर्फ लिवर कर लेगा, नहीं। क्या सिर्फ पेंक्रियास कर लेगा, नहीं। क्या सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन कर लेगा, नहीं। क्या सिर्फ लेक्टम कर लेगा, नहीं। क्या सिर्फ एनस कर लेगा, आंसर है नहीं। तो डाइजेशन हो कैसे लगे, जब ये पूरे ऑर्गन मिल के आपस में इंटरलैक कर ले तब जाते डाइजेशन हो रहा है। मतलब ऑर्गन सिस्टम जो काम कर रहा है वो उसमें प्रेजेंट ऑर्गन नहीं कर रहा है, उस यानी उनमें प्रेजेंट ऑर्गन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनके इंटरेक्शन के कारण आने वाली प्रॉपर्टी है। तो इसी को बोला जाता है इमर्जेंस। इसी को क्या बोला जाता है, इमर्जेंस। इमर्ज होना मतलब कि ऑर्गन्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसके कारण वो ऑर्गेनिज्म में वो उस ऑर्गन सिस्टम में वो प्रॉपर्टी उसमें दिखी, हाँ कि ना। ये सर। ऐसी टिश्यूज ऐसी ऑर्गन के साथ होगा जो उसमें प्रेजेंट टिश्यूज है, हर किसी के पास वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ना ही हर वो काम करेगा। सिर्फ वो जब अपना इंडिविजुअल काम करेंगे तब जाते वो बता देते हैं एट दी एंड ऑर्गन अपना काम कर पाएगा। जैसे स्टमक है, स्टमक में बता देते हैं कुछ जो सेल्स हैं वो एचसीएल बनाते हैं, कुछ सेल म्यूकस बनाते हैं। तो स्टमक का काम है वो वाले सेल भी यानी वो वाले टिश्यू भी कर ले हैं क्या, एचसीएल जो बना लें अकेले नहीं, जो म्यूकस बना लें वो वाले टिश्यू कर लें क्या, अकेले नहीं। वो दोनों मिलकर जब काम कर ले और उनके इंटरेक्शन से स्टमक का काम हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, इमरजेंस, हाँ कि ना। ये सर। ऐसी टिश्यू भी होगा थी, टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो उनकी रेस्पेक्टिव सेल्स में नहीं प्रेजेंट होगी, वो उन रेस्पेक्टिव सेल्स के मिलके एक साथ काम करने के कारण बता देते हैं वो प्रॉपर्टी उस टिश्यू में इमर्ज होगी। वैसी सेल की उसके सेल ऑर्गेनल्स कैसे इंटरैक्ट कर लें, वैसी उनके सेल ऑर्गेनल्स में कैसे मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर नहीं डिपेंड करेगा। तो हर सेल ऑर्गेनल में क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी लिपिड के फॉर्म में, और बता देते हैं वे कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे यानी कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, हाँ कि ना। पर वो कैसे मिलके इंटरैक्ट कर ले इस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी देखने तो मिलती है किसी भी एक सेल ऑर्गेनिटी। तो इसी को बोला जाता है इमर्जेंस, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो अब एक बात देखना थी, एनसीईआरटी लाइन लिखती है इस इमर्जेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर, दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इनटू द इमर्जेंट प्रॉपर्टी इन द एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके कारण क्या होता है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताते थे कोई प्रॉपर्टी इमर्ज होते हुए देखती है। जैसे सेल ऑर्गेनल के जो मॉलिक्यूल है वो जब इंटरलैक किए तो उनके कारण प्रॉपर्टी का इमर्ज हुई सेल ऑर्गेनल पे, सेल ऑर्गेनल जब इंटरलैक किए तो काम प्रॉपर्टी इमर्ज हुई, आंसर है सेल पे। मतलब हायर लेवल पे जैसे सेल इंटरलैक करेंगे तो टिश्यू पे, टिश्यू इंटरलैक करेंगे तो ऑर्गन पे, ऑर्गन इंटरलैक करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम इंटरलैक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिज्म। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। ये हर एक लेवल पे ऐसा नहीं थी सिर्फ ऑर्गेनिज्म में जो बबल्टी निकली वो उनके ऑर्गन सिस्टम की इंटरेक्शन के कारण निकली है, ऑर्गन सिस्टम में जो बबल्टी निकली है वो भी दाते थे ऑर्गन के इंटरेक्शन के कारण ही है। मतलब हर एक लेवल पे उसका लोअर लेवल के जो इंटरेक्शन है वो डिटरमाइन कर ले उसकी प्रॉपर्टी, हाँ कि ना। यस सर। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating intellective system capable of responding to external stimuli, जो external stimuli के प्रति response कर सकते हैं, हाँ कि ना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से रेप्लिकेट होने वाले, इवॉल्विंग मतलब खुद से ही इवॉल्व होने वाले, साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब खुद से ही खुद को रेगुलेट करने वाले, कोई चेंजेस आए तो उसे कैसे मिटाया जा सके, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना।
अब आते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग तो ज़्यादा बात नहीं करनी है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में समझना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। समझो समझो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग तो बात क्या करनी थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती, कितनी विभिन्नता, कितने अलग अलग प्रकार के टाइप पाए जाते, क्या सिर्फ यही है बायोडाइवर्सिटी? आंसर है नहीं। बायोडाइवर्सिटी बोलती है, बायोडाइवर्सिटी मतलब होती है लिविंग में पाए जाने वाली डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या बोलती है, हाँ कि ना? जो 12th वाले, जो डेवलपर वाले, उन लोगों ने पढ़ा होगा था बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन, उसमें उन लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा। सिर्फ ये स्पीसीज रिचनेस के बारे में नहीं बताती, ये स्पीसीज इक्वलाइजेशन के बारे में भी बताती है। मतलब सिर्फ ये नहीं बोलती थी कितने प्रकार के स्पीसीज वहां पे पाए जाले, उन स्पीसीज में कितने इंडिविजुअल्स पाए जाले ये भी बताती है। ये नहीं, मान लो इस एरिया में कितने प्रकार की स्पीसीज है, ये भी उसकी बायोडाइवर्सिटी डिसाइड कर लेगी। साथ ही साथ बता देते हैं कितने इंडिविजुअल्स हैं उस स्पीसीज में, हाँ कि ना? ये चलती नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज कितने नंबर पे है या बता देते हैं, या अलग अलग कितनी स्पीसीज हैं, हाँ कि ना? ये बायोडाइवर्सिटी डिसाइड करती है। मान लो इस एरिया, ये एरिया, इसमें कोई स्पीसीज है ए, हाँ कि ना? यस सर, ए, और यहाँ पे एक और स्पीसीज है बी, हाँ कि ना? यस सर। अब यहाँ पे एक एरिया है, ये ए ए बी बी, और यहाँ पे एक और आ गया सी। तो कौन ज्यादा स्पीसीज रिच है? आंसर है ये। क्यों? क्योंकि इसमें नई प्रकार की स्पीसीज भी पाई गई। साथ ही साथ ये देखना कि बता देते इसमें एक और कंसेप्ट आता है, स्पीसीज रिचनेस, मतलब टाइप्स ऑफ स्पीसीज के साथ साथ यहाँ पे स्पीसीज इक्वलाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। सिर्फ ये नहीं थी हजारों प्रकार की स्पीसीज है, नहीं, उन हजारों प्रकार की स्पीसीज में पॉपुलेशन भी कितनी है, आगे ना, रेस्पेक्टिवली, ये भी बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूडेड होता है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, है ना? अब ये बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दी है? ये असल में 12 का टॉपिक है, पर इसे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो पॉपुलराइज किया गया, मतलब टर्म दिया गया नहीं है, मतलब कि जो पॉपुलराइज किया वो है एडवर्ड विल्सन। वो कौन है? वो है एडवर्ड विल्सन, हाँ कि ना? यस सर। अब जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए एक यूनियन है, जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कौन है? IUCN, हाँ कि ना? यस सर। ये रिकॉर्ड लगता है कि कितनी स्पीशीज इस धरती पे पाई जा रही हैं, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेमिक है, कौन सी तादादें हैं वल्नरेबल है, कौन सी एक्सटेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन ये लगता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर and natural resources International Union for Nature and Natural Resources। 2 मिनट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब ये है ना, लिस्ट रिलीज करता है, अलग अलग बुक रिलीज करता है, जिसमें आप अलग अलग प्रकार की स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज कैसी है वैसी ये बताता है। तो इसके हिसाब से कितनी स्पीसीज पाई जा रही है? तो आंसर है इसके इस हिसाब से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अनलो ने क्या कर लिए? डिस्कवर कर लिए। अनलो ने डिस्कवर कर लिए, इतनी स्पीसीज अनलो ने डिस्कवर अभी तक कर ली है, हाँ कि ना? यस सर। और मानी कितनी जाती है? तो ये याद रखना कि मोस्ट एक्सेप्टेबल एस्टिमेट, मतलब कि एक लगभग मोटा मोटा बोला जाता है कि एक एस्टिमेट लिया गया है, राउंड ऑफ किया गया कि कितनी स्पीसीज हो सकती है। तो आंसर है 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं धरती पे, ये माना गया है। और उसमें से अल्लाह ने कितने डिस्कवर किए हैं? सिर्फ 1.7 टू 1.8, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो है तादाद आपका IUCN है ना, ये अलग अलग
वो रिलीज करता है, बुक रिलीज करता है, लिस्ट रिलीज करता है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से तादादे है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बारे में सीखते हो। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करने के बारे में सीखते हो। तो ये IUCN जो प्लांट्स के लिए रिलीज करते हैं, जिसमें आप प्लांट्स की क्लासिफिकेशन तो पढ़ते हो, वो कहलाता है ICBN। वो क्या कहलाता है? ICBN। हाँ कि ना? इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी में दिया होगा। ICBN, हाँ ये ला, टी फॉर प्लांट्स तादादे है कौन होता है? ICBN होता है। और ICBN से हम लोग प्लांट्स का क्या जान पाते हैं? साइंटिफिक नेम लिखना। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्यों लिखना है ये समझो। इसलिए लिखना है तो वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। हाँ कि ना? यस सर। तो उससे अच्छा जब हम लोग साइंस बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा क्या करना है, हम लोग तो उसका साइंटिफिक नेम एक डिसाइड कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग साइंस वर्ल्ड में उसे रेफर करेंगे। हाँ कि ना? तो जब अल्लो तो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखना रहता है तो वहां पे आप यूज करते हो ICBN के रूल, जिसे आप बोलते हो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। हाँ कि ना? यस सर। और जब एनिमल्स की बात करते हो तो वहां पे कौन आ जाता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे अगर मैं दे दूं कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर तो गलत हो जाएगा, फॉल ही आना चाहिए। ये छोटे छोटे हिंट्स आंसर में पलटी डाल देते बच्चों को। ठीक है। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ना कि फॉल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो ये एकदम छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। अब आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी है क्या? टेक्सोनॉमी है कि बेसिकली आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर ले। मतलब कि जब तो लोग स्कूल जाते थे तो लोग तो अलग अलग क्लास के हिसाब से, क्लास में अलग अलग सेक्शन के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया जाता था। फिर जब तुम लोग क्लास 6-7 में जाते होगे तो तुम लोग तो अलग अलग कलम में भी बता देते हैं क्लासीफाई कर दिया जाता होगा तुम लोग तो इंटरेस्ट के हिसाब से। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि तुम लोग तो अच्छे से तुम लोग तो क्लास के हिसाब से क्यों आइडेंटिफाई किए? क्योंकि जो 12 क्लास के लेवल का बच्चा है उसे 12 लेवल की पढ़ाई मिल सके, जो 1 क्लास के लेवल का है उसे 1 क्लास 1 की पढ़ाई मिले, जो LKG का बच्चा है उसे LKG की पढ़ाई मिले, जो दाते हैं क्लास 5 का बच्चा है उसे क्लास 5 की पढ़ाई मिले। तो वैसे ही हम लोग तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाई करना रहता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज टू स्टडी देम प्रॉपर्ली, ताकि हम उनका एक संक्षिप्त रूप से, एक अच्छे रूप से देते हैं, उन्हें देते हैं डिफाइन कर सके, उनके कैरेक्टरिस्टिक लिख सके, उन्हें पढ़ सके, उन्हें उनकी इंफॉर्मेशन तो जान सके अलग अलग प्लान के साथ उनकी रिलेशन बनाते हुए। उसी तो बोला जाता है टेक्सोनॉमी, कि बेसिकली आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हो कन्वीनियंट कैटेगरीज के में। कन्वीनियंट कैटेगरी का मतलब कि अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको हेल्पफुल लगे, उन कैटेगरी में आप क्लासीफाई करते हो। अब टेक्सोनॉमी में आप करते क्या हो बेसिकली समझना। टेक्सोनॉमी में उससे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि इस एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है क्या, कि दादा है systematic and monumental description of life form both in out of necessity detailed system of identification nomenclature and classification। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी डाइवर्सिटी तो पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। इन 3 चीजों की मदद से 3 things which are necessary for the study of diversity are identification, nomenclature and classification। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ रहा है? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ रहा है। पर सर जब आपने यहाँ पे एक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी लिखा तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे। पहला है कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। और मैंने यहाँ पे एक और चीज लिख दिया थी, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट एक्ट है बता देते हैं
टेक्सोनॉमी का। तो टेक्सोनॉमी का अगर हम लोग पहले कैरेक्टराइजेशन कर ले हैं तो फिर उस आइडेंटिफिकेशन तो फर्स्ट है क्यों बोले समझना। जब हम लोग स्पीसीज डिस्कवर करते गए तो स्पीसीज का रिकॉर्ड कौन रख रहा है? आईयूसीएन। तो आपको अपने बताते थे स्कूल के गार्डन में आपको कोई एक नया इंसेक्ट मिला, ठीक है, आपने उसके कैरेक्टर नोट किए थे ये ऐसा ऐसा है, फिर आपने आईयूसीएन तो भेजा कि मुझे ये नई स्पीसीज मिली, हाँ कि ना? यस सर। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, यहाँ पे है ना दो केस बनते हैं कि आईयूसीएन ने पहला केस बनता है कि आईयूसीएन ने उस कैरेक्टर तो मैच किया और वैसा ही एक कैरेक्टर एक इंसान में मिल गया जो फलाने फलाने जगह मिला था। तो वो आपकी जो रिक्वेस्ट रहती है आप उसे वो आपके नाम पे पेटेंट हो जाए, वो बता देते कि आप वो इंसेक्ट का बता देते जो आप टेक्सोनॉमिस्ट हो वो आपको माना जाए, वो गलत हो जाएगा। वो बता देते रिक्वेस्ट तो खारिज कर देगी आईयूसीएन। अब उसने क्या किया, दूसरी चीज की। अब दूसरे केस में क्या हुआ थी, वो कैरेक्टर किसी और इंसान में मिले ही नहीं, तो आईयूसीएन ने आपको रिटर्न लेटर भेजा और बोला थी यस वी हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, हाँ कि ना? और आप इसके नाम कलन करोगे, हाँ कि ना? यस सर। तो ये होता है कैरेक्टराइजेशन। पर कैरेक्टराइजेशन करना क्यों पड़े? तो अल्लो तो इतनी सारी स्पीसीज मिल गई है, अल्लो तो इतनी सारी स्पीसीज मिल गई है, तो अल्लो तो चेक करना पड़ रहा है कि कहीं ये पहले से तो रिकॉर्डेड स्पीसीज नहीं है, वरना लोग कर क्या लेते? लोग आइडेंटिफाई कर लेते। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर जिनके आधार पे आप बताते हो कि ये स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से अलग है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब जब भी आप किसी नए स्पीसीज को पढ़ रहे हो, टेक्सोनॉमी का एट द एंड रूल क्या है या मोटिव क्या है कि आप आसानी से पढ़ सको, तो आइडेंटिफिकेशन है क्या? आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर सेट है कैरेक्टर का जिसके बेसिस पे आप कंसीडर करते हो एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को दूसरे ऑर्गेनिज्म से या एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग कंसीडर करते हो। तो पढ़ने के समय आप क्या करोगे? टेक्सोनॉमी के समय आप ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिफिकेशन करोगे, वो उन सेट ऑफ कैरेक्टर को पालोगे जो इसे अलग बनाती हैं, सबसे पहले यही देखोगे। पर आप तो कैरेक्टराइजेशन करना क्यों पड़ रहा है? तो आपने बहुत सारी स्पीसीज ऑलरेडी डिस्कवर कर ली है, आप तो ये चेक करना है कि कहीं भूतकाल में कोई ऐसा मानव तो नहीं हुआ जिसने इस स्पीसीज को पहले डिस्कवर कर लिया और उसके नाम पे चल गई हो ये स्पीसीज, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन तो फर्स्ट एक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। लिखते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, पर आइडेंटिफिकेशन तो ही फर्स्ट एक्ट बोला जाता है और वो चीज इस लाइन से प्रूव होती है, हाँ कि ना? इसे प्रूव करने के लिए एक और लाइन है, इसे प्रूव करने के लिए या इसे समझाने के लिए एक और लाइन है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। पर उससे पहले हम लोग तो एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है। एक और टॉपिक क्या है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या टर्म है? ये सिस्टमैटिक्स क्या शब्द है? ये एक लैटिन शब्द से आया है जिसका नाम है सिस्टमा, मतलब एक पर्टिकुलर कलम वाइज अरेंजमेंट करना, हाँ कि ना? एक किसी आधार पे कलम वाइज अरेंजमेंट करना कहलाता है सिस्टमा, हाँ कि ना? यस सर। अब सिस्टमा जो है उसे हम लोग ने सिस्टमेटिक डिराइव तो कर लिया, पर क्यों किया? क्योंकि हम लोग तो पढ़ना है ताते टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ हमें ताते हैं अरेंजमेंट पढ़ना है ऑर्गेनिज्म, तो अरेंज कैसे करें ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ अरेंज करने के बाद हमें उन ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग तो देखना है कि कैसे दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड है। अगर मैं एक इंसान और एक गाय की बात करूं, अगर मैं एक इंसान और एक कुत्ते की बात करूं, तो इंसान और कुत्ते, इंसान और गाय दोनों की चमड़ी पे बाल दिखेंगे। पर वहीं पर वहीं अगर मैं उसकी बात करूं चिड़िया की, तो चिड़िया की चमड़ी पे बाल नहीं दिखते, उसकी चमड़ी पे फेदर्स दिखते हैं, उसकी चमड़ी पे पंख दिखते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? तो ये जो है ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक गाय, एक कुत्ता, एक शेर, एक बाघ, एक चीता, एक लकड़बग्गा इंसान से ज्यादा
पास है विथ रिस्पेक्ट टू एक चिड़िया या एक बर्ड, हाँ कि ना। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए उनके क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनके अरेंजमेंट के साथ साथ उनके बीच में प्रेजेंट रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए सिस्टमैटिक्स जो ब्रांच है साइंस उसे लाई गई। कौन लाया? आंसर है कैलुलस लीनियस। और किस में लाया? उसने अपनी बुक पब्लिश की थी सिस्टमा नेचुरे, उसके अंदर उसने ये चीज दी थी, हाँ कि ना। अब उसने क्या बोला कि आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आप करोगे क्या? आप पहले करोगे आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आप एक ऐसे सेटअप स्केलेटल ऑक्यूपाई करोगे जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाएगी। मतलब ये भी आपको शो कर रही थी जब आप टेक्सोनॉमी कर रहे हो सिस्टमेटिक्स में, एट दी एंड आप कर क्या रहे हो? आप टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर रहे हो और उनके रिलेशनशिप, उनके बीच में प्रेजेंट रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हो। तो टेक्सोनॉमी में भी आप क्या कर रहे हो? अरेंजमेंट कर रहे हो इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, मतलब बेसिकली टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर रहे हो और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन पढ़ रहे हो, वही तो सिस्टमेटिक्स है। तो कैलोलिस लीनियस ने क्या बोला थी, जब आप अरेंज करते हो उनके बीच के रिलेशन पढ़ोगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? ऐसे कुछ कैरेक्टर्स देखोगे, ऐसे कुछ कैरेक्टर देखोगे जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बना रही होगी। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसका नामकरण करोगे, हाँ कि ना, नॉमेनक्लेचर करोगे। फिर आप उसका क्या करोगे? क्लासिफिकेशन करोगे, उसे अलग अलग कैटेगरी में डालोगे, हाँ कि ना। यस सर। तो सिस्टमैटिक जो है वो एक डिराइव हुआ है, सिस्टमा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। अब ये गिवन बाय कैलुलस लीनियस, ये कैलुलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, हाँ कि ना। उसकी बुक सिस्टमा नेचुरे में, और ये इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। पर सर आपने तो बोला थी यहाँ आपने तो ये 4 पॉइंट बताया नहीं थी, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कैसे इवोल्यूशन के दौरान एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, जिसे लोग फाइलोजेनी भी बोलते हैं। ये तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में एनसीईआरटी लिखती है थी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनी इन्वॉल्व करता है। पर आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। ओरिजिनल सिस्टमैटिक जो कैलुलस लीनियस ने दिया था उसने बस यही 3 चीजें लिखी थी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या तादेते हैं फाइलोजेनी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जूलियस हक्सले के द्वारा नियो सिस्टमैटिक दी गई थी। नियो मतलब होता है फॉलोअर, सिस्टमैटिक का ही फॉलोअर थी। सिस्टमैटिक में ही उसने फॉलो किया, उसने एड ऑन किया कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्वायर करेगा। पर आप तो आंसर में क्या करना है कि सिस्टमैटिक ही बोलती है, तो नियो सिस्टमैटिक जैसा कोई भी टर्म एनसीईआरटी यूज नहीं करती, जूलियस हक्सले का नाम भी नहीं लिखती, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, हाँ कि ना। यस सर। हम्म तो देखो, human being will since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity but also the relationship among them। किसी मान लो तो ये नहीं जानना है ह्यूमंस को, मानव तो बस ये नहीं जानना है कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म है। उसे ये भी जानना है कि ये जो कुत्ता मेरे सामने बैठा है, ये मेरे सामने बैठी गौ माता से कैसे related है during the period of evolution, हाँ कि ना। This branch of study was referred to as systematic, जो derived हुई थी लैटिन वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक कलमबद्ध ऑर्डर में, एक कलमबद्ध या एक देते हैं एक अनुशासनबद्ध कलम में जमाना ऑर्गेनिज्म को, हाँ कि ना। यस सर। Linus used Systema Naturae at the title of his publication। मतलब उसने जो बुक रिलीज की उसमें जो वो यूज किया था टाइटल, उसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटल एंड लार्ज। ये लेटल एंड लार्ज किसके लिए ली गई? आंसर है जूलियस हक्सले के द्वारा की गई नियो सिस्टमैटिक के लिए थी। उसने दादे थे क्या ऐड किया था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऐड किया था, टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। सिस्टमैटिक टेक इन अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे इसने नियो सिस्टमैटिक या जूलियस हक्सले का नाम भी
नहीं लिया। हाँ कि ना? ये सर समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है, ये तो सिस्टमैटिक हुआ, पर धीरे धीरे और भी इवॉल्व होते रहते हैं। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी किस चीज को पढ़ती है? तो आंसर है मॉडर्न टेक्सोनॉमी इंक्लूड करती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with structure of cell development process ecological information of organism हाँ कि ना? ये सर are essential and form the basis of modern taxonomy। एसेंशियल है और फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। हाँ कि ना? यस सर। तो एक बात समझना थी, जब सिस्टमैटिक अल्लो ने किया तब अल्लो ने आइडेंटिफिकेशन किया, तो आइडेंटिफिकेशन इन्हीं आधार पे किया जाता है कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होगा। हाँ कि ना? इन आधार पे आइडेंटिफिकेशन किया गया। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एक ही चीज ऐड की गई, वो थी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, थी उसके इकोसिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करना। और एट दी एंड ये सभी मिलके आइडेंटिफिकेशन में ही मदद कर रहे हैं। ये सभी किस में मदद कर रहे हैं? तो ये सभी मिलके आइडेंटिफिकेशन में ही मदद कर रहे हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? ये सर। तो आप जब भी आइडेंटिफिकेशन करोगे तो किस आधार पे करोगे कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ उसके इकोलॉजिकल, उसके इकोसिस्टम, उसके हैबिटेट का इंफॉर्मेशन कैसे, वो कैसे हैबिटेट में रह रहे, कैसे वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कैलेटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर दी प्रोसेस दैट आर बेस्ड टू टेक्सोनॉमी। हाँ कि ना? ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात की जाती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ये बात हमें समझ में आती है। अब यहाँ पे अल्लाह तो दूसरी जो नोट्स बना रहे होंगे उन्हें दूसरी एक हेडिंग डालनी है जिसका नाम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जिसका नाम क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ये एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का। क्या बोलता है ये पैराग्राफ? समझना कि अब जब टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन कर ले तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुत्ते और गाय को एक ही बार में बांट दोगे, नहीं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग आधार पे अलग अलग दूरी करते जाओगे। एक कुत्ता गाय के ज्यादा पास हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू चूहा, या चूहा ज्यादा पास हो सकता है कुत्ते के विद रिस्पेक्ट टू गाय। हाँ कि ना? यस सर। तो ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे से इक्वल रिलेशनशिप लगता है, कोई ज्यादा पास है कोई कम पास है, मतलब कि किसी के एंसेस्टर बहुत ज्यादा पास में मिल जाएंगे, किसी के एंसेस्टर बहुत ज्यादा दूर मिल जाएंगे, कॉमन एंसेस्टर। हाँ कि ना? यस सर। तो इसी नाम से ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, इसे आपको मल्टीपल स्टेप में करना पड़ेगा। और जब आप मल्टीपल स्टेप में करोगे तो आप एक कलमबद्ध मल्टीपल स्टेप करोगे, मतलब एक कलम वाइज स्टेप्स आप लोगे। ऐसा तो लिए चूहे के लिए पहले ये स्टेप ले लिए, फिर बिल्ली के लिए ये स्टेप, कुत्ते के लिए ये स्टेप, गाय के लिए ये स्टेप। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ऐसा तो नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। हर एक जानवर, हर एक पशु, हर एक मानव, हर एक क्या कहते हैं पौधे, पेड़ पौधे, जो वो है कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, सबको इक्वल रेस्पेक्ट दोगे। हाँ कि ना? सबको ये जो हायरार्की ऑफ जो बता देते स्टेप्स है उन्हें एक कलम वाइज ऑर्डर में करोगे। तो इसी को बोला जाता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स या हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ये इसी को बोला जाता है हायरार्की ऑफ कैटेगरी। हाँ कि ना? या आप बोल सकते हो टेक्सोनॉमिक हायरार्की थी। आप जब आप टेक्सोनॉमी कर रहे हो तो आप इन स्टेप्स को या इन कैटेगरीज को एक हायरार्की में जमा रहे हो। और जब आप स्टेप्स हायरार्की में करोगे तो जो आपकी कैटेगरीज है वो भी हायरार्की में जमना चालू हो जाएंगी, वो भी हायरार्की में जमना चालू हो जाएंगी। तो एट द एंड जो कैटेगरीज है जब वो टेक्सोनॉमी में एक हायरार्की में आ जाती है, एक कलमबद्ध अरेंजमेंट में आ जाती हैं, तो उसे बोला जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हाँ कि ना? यस सर। तो जब कैटेगरीज एक कलमबद्ध ऑर्डर में अरेंज हो जाती है तो उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ये जो कैटेगरी है, ये जो रैंक है, मतलब कि ये है क्या बेसिकली? ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है, एक रैंक है, एक कलमबद्ध ऑर्डर में एक बता देते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, जमी हुई है
जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, हाँ कि ना। तो बेसिकली ये है क्या, एक ऐसी जगह टेक्सोनॉमी में जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, हाँ कि ना, या जहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के आधार पे प्लेस कर रहे हैं। तो ईच जो रैंक है और ईच कैटेगरी जो है, उसे एक नया टर्म भी दे दिया जाता है जिसे बोलते हैं टेक्सॉन। जिसे क्या बोलते हैं, टेक्सॉन। जिसे क्या बोला जाता है, टेक्सॉन बोला जाता है, और फ्लूरल में क्या बोला जाता है, टेक्सा बोला जाता है। अब एक बात देखना, बेसिकली अगर मैं बोलूं कि कोई किसी चीज की यूनिट है, जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट क्या है, सेल, हाँ कि ना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, हाँ कि ना। सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि हर एक लिविंग बीइंग का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होगा, वो फंडामेंटली बता देते हैं, सबसे छोटा लूप उसका किससे बना होगा, सेल से बना होगा, हाँ कि ना, जो लिविन बता देते हैं कैरेक्टर शो कर पाए। ठीक है। दूसरी बात, जो वो है कौन, वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होने के कारण ही फंक्शंस आ पाले उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, साथ ही साथ वो फंक्शनल यूनिट भी है, हाँ कि ना। तो अगर मैं एक लिविंग बीइंग की यूनिट मानूं तो क्या होगा, सेल। वैसे ही अगर मैं क्लासिफिकेशन की यूनिट मानूं तो वो कौन होगा, वो होंगी ये कैटेगरीज। तो एट द एंड ये कैटेगरी जब एक ऑर्डर में अरेंज होती है तभी तो हम लोग टेक्सोनॉमी बना पाते हैं, हाँ कि ना। ये सर, तो इस जो कैटेगरी है इसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ये जो टर्म है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जनरली मिस कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, और यही असर्शन रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या भी बोलेंगे, जब हम लोग टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो हम लोग इसे ऐसे रिफर करेंगे, टेक्सा या टेक्सॉन। और बेसिकली टेक्सा ये टेक्सॉन है क्या, टेक्सा या टेक्सॉन वो जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जा रहा है क्लासिफिकेशन में। अब समझना, जो तादाद कैटेगरी है, 7 मेन कैटेगरी मानी गई हैं। ठीक है, जो हम लोग अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो आपको ये 7 कैटेगरी तो यूज करनी ही है क्लासिफिकेशन के लिए। और वो 7 कैटेगरीज कौन सी हैं, किंगडम, वो 7 कैटेगरीज कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। फिर उसके नीचे आती है, मतलब जो किंगडम है वो अलग अलग फाइलम से मिलके बनी हुई है। प्लांट के जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो फाइलम को हम लोग डिवीजन बोलने लग जाते हैं। ठीक है, और फाइलम किससे बना हुआ है, फाइलम अलग अलग क्लासेस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है, क्लास आ जाती है, हाँ कि ना। क्लास किससे मिलके बना हुआ है, अलग अलग ऑर्डर से मिलके बना हुआ है। ऑर्डर किससे मिलके बना हुआ है, अलग अलग फैमिली से मिलके बना हुआ है, हाँ कि ना। और अलग अलग जो फैमिली है वो किससे मिली हुई है, अलग अलग जीनस से मिलके बनी हुई है। और ये जो जीनस है ये किससे मिलके बनी हुई है, ये अलग अलग स्पीसीज से मिलके बनी हुई है। तो जब भी मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, जैसे गाय है, कुत्ता है, इंसान है, कौवा है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आंसर है मैं बात कर रहा हूँ उनकी स्पीसीज की। तो जब मैं किसी ऑर्गेनिज्म को जैसे मैं गाय को सिर में छुआ, मैं कुत्ते के सिर में छुआ, मैं इंसान के सिर में छुआ, तो एट द एंड मैं किस यूनिट को देख पा रहा हूँ, तो आंसर है मैं स्पीसीज वाली यूनिट को देख पा रहा हूँ, हाँ कि ना। यस सर, इसे टच कर पा रहा हूँ, इसे फील कर पा रहा हूँ, इसे देख पा रहा हूँ, हाँ कि ना, इसे लिफर कर पा रहा हूँ, हाँ कि ना। तो एट द एंड रियल यूनिट कौन है क्लासिफिकेशन की, आंसर है स्पीसीज। बाकी सब क्या है, बाकी सब डॉक्यूमेंटल यूनिट है, मतलब कि ऐसी यूनिट जो डॉक्यूमेंट्स पे बता देते हैं, ले लेंगे। आप एक्चुअल लाइफ में नहीं देख सकते, आप एक्चुअल लाइफ में किंगडम नहीं देख सकते, एनिमल किंगडम नहीं देख सकते। आप ये बोल सकते हो कि ये पूरे एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, पर आप एनिमल किंगडम तो देख नहीं सकते, एनिमल किंगडम तो छू नहीं सकते, हाँ कि ना। हाँ कि ना, आप किसे देखोगे, आप हर एक एनिमल को छुओगे, आप हर एक एनिमल को देखोगे, हाँ कि ना। तो एट द एंड जो रियल यूनिट है वो कौन है, स्पीसीज। अब सबसे छोटी यूनिट भी कौन है, स्पीसीज, हाँ कि ना। एक बात देखना, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब अगर मैं टेक्सॉन की बात कर लूँ तो चलो टेक्सॉन की बात कर लेते हैं, तो वापस टेक्सॉन में आते हैं। तो टेक्सॉन क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर लें, तो यहाँ पे जो मैंने 7 कैटेगरी बनाई इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर लें, मतलब ये 7 कैटेगरी टेक्सॉन है, हाँ कि ना। यस सर।
टेक्सॉन तो एक और तरीके से समझा जा सकता है, जैसे मैं आपको बोला कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो तुम लोग बोले मान लो प्लांटी किंगडम को पढ़ ले, प्लांट किंगडम को पढ़ ले, ठीक है। मैं अगर आपको बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोले थी मैं सोलनेसी फैमिली को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो तुम लोग बोले थी मैं तादेदे कॉल्डेटा फाइलम को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग तो बोला तुम लोग क्या कर रहे हो, तो तुम लोग बोले थी मैं स्पेसियन यानी सेपियन जो स्पीसीज है, होमोसेपियन जो हम लोग हैं उसे पढ़ रहा हूँ, सेपियन स्पीसीज को पढ़ रहा हूँ। अगर मैं तुम लोग तो बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो तुम लोग मुझे क्या बोले, मैं सोलनम जीनस को पढ़ रहा हूँ, हाँ कि ना। तो यहाँ पे तुम लोग मुझे क्या बता लो, तुम लोग मुझे एक नाम बता दे रहे हो और मुझसे उससे पता चल जा रहा है कि तुम किन चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, किन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे होगे। तो ये भी एक टेक्सॉन तो समझने का तरीका हो जाता है। जैसे तुम लोग प्लांटी किंगडम बोले तो मुझे याद आ गया, हाँ यार इसमें पूरे प्लांट्स आएंगे, एल्गी आएगा, कहते थे वो आएगा, ब्लायोफाइट आएगा, टेलिडोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म में डाइकोट मोनोकोट आएंगे, ठीक है यार। ये मुझे पूरी चीजें याद हो गई, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो आपने जब एक टैक्सॉन का नाम लिया, जब आपने एक नाम लिया, एक टैक्सॉन का नाम लिया, तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसकी इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी टैक्सॉन तो समझा जा सकता है, वरना सिर्फ यही याद रखो टैक्सॉन एक ऐसी जगह है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में जहाँ ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक में जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर, सेल्यूलर स्टडीज, डेवलपमेंटल फीचर एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज। अब फिर मैंने क्या इंक्लूड किया मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एक नई चीज इंक्लूड की गई और वो थी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। वो क्या थी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हाँ कि ना, यस सर। अब ये जो मैंने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाए, हाँ इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टेक्सा बोलते हैं सिंगुलर में, सिंगल में, और टेक्सा प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किंगडम में तादेदार लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्लांटी, फाइलम में कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंजियोस्पर्म में, क्लास में कौन सा ले लेते हैं, डाइकोटिलिडीनी, ऑर्डर में कौन सा ले लेते हैं, पॉलीमोनियल्स, फैमिली में कौन सा ले लेते हैं, सोलेनेसी, जीनस में कौन सा ले लेते हैं, सोलेनम, और तादेदे स्पीशीज में कौन सा ले लेते हैं, ट्यूबुलोसम। और सोलेनम ट्यूबुलोसम किसका नाम है, आंसर है पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। अब जब मैंने पोटैटो का साइंटिफिक नेम बोला तो मैंने सोलेनम लिया और ट्यूबुलोसम लिया। मतलब जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हम लोग किन दो चीजों तो इंक्लूड करेंगे, जीनस और स्पीशीज को, जीनस और स्पीशीज को, ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा दिया। दूसरी बात बता देते हैं, क्या एक टेक्सॉन में मल्टीपल वो हो यानी क्या बोलते हैं, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या मल्टीपल टेक्सास हो सकते हैं, या एक टेक्सॉन में मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। तो आंसर है एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में मल्टीपल टेक्सा हो सकते हैं। मतलब एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो गई, किंगडम। तो किंगडम में कौन कौन आ सकता है, मोनेला आ सकता है, प्लोटिस्टा आ सकता है, फंजाई आ सकता है, हाँ कि ना, और प्लांटेई आ सकता है, और कौन आ सकता है, एनिमेलिया आ सकता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। फाइलम में बात कर लूँ तो प्लांटेई के अंदर ही एंजियोस्पर्म में आ सकता है, एंजियोस्पर्म में से पहले जिम्नोस्पर्म आ सकता है, जिम्नोस्पर्म से पहले टेलिडोफाइट आ सकता है, टेलिडोफाइट से पहले ब्लायोफाइट, और उससे पहले एल्गी आ सकता है, हाँ कि ना। ऐसे अलग अलग आ सकता है। डाइकोटिलिडोनी हो सकता है, मोनोकोटिलिडोनी हो सकता है। फिर अगर मैं बता देते हैं उसकी बात कर लूँ, फैमिली थी तो फैमिली में सोलनेसी आ सकता है, मालवेसी आ सकता है, अलग अलग फैमिलीज आ सकती हैं, हाँ कि ना। तो एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में मल्टीपल टेक्सा आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग ने बात क्या कर ली, अभी हम लोग ने बात कर ली किसकी, आइडेंटिफिकेशन की। अब हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, अब हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नॉमेनक्लेचर होता है नाम लिखने की प्रक्रिया या नाम लिखना, हाँ कि ना। अब नॉमेनक्लेचर जो है वो किस फॉर्म में किया जाता है, तो जो नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, काइलोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। और किस में दिया गया था, स्पीसीज प्लांटेलम, जो इसका रिसर्च पेपर था उसमें दिया गया था। अब मोस्ट ऑफ दी जन क्या बताते हैं, स्पीसीज प्लांटेलम बुक है, नहीं,
इसकी जो बुक है वो सिस्टमा नेचुरली, ये स्पीसीज प्लांटेलम एक एक्स्ट्रा रिसर्च पेपर था जिसे बाद में जाते उसके पब्लिश होने के 2-3 साल बाद जाके कैलुलस लिनियस ने ही अपने ही बुक में एड ऑन किया था। ठीक है, तो ये एक रिसर्च पेपर है, पर अब जैसे लोग बताते हैं बहुत सी बुकों में भी लिखा जाता है, तो इसे भी आप मान लो कि ये बुक है, हाँ कि ना। तो इसने बोला क्या, इसने बोला कि जब भी हम नाम लिखेंगे तो अल्लो 2 शब्दों का यूज करेंगे। जैसे मैंगो, मैंगो की बात करूं मैंगो की बात करूं तो मैंगो का नाम इसने लगा मैंजीफेला इंडिका। अब मैंजीफेला इंडिका की बात करें तो मैंगो तो इसके इलाके में मिलता नहीं होगा, तो ये ब्रिटेन तरफ का है, इंग्लैंड तरफ का है। तो उस समय क्या होता था कि यहाँ से भारत से आते थे हैं पोर्टुगीज, अलग अलग जो थे वो व्यापार करते थे, तो मैंगो जो आम है यहाँ से जाता था, इसीलिए उसने इसका नाम क्या रखा, इंडिका। हाँ कि ना, इंडिका नाम इंडिया के कारण पड़ा है, ठीक है। दूसरी बात आती है मैंजीफेला इसने लगा, तो इसने बोला 2 शब्द यूज करेंगे। अब जब इसने बोला 2 शब्द, तो वो 2 शब्द कौन से होंगे, एक होगा जीनस और एक होगा इसका स्पीसीज, एक होगा इसका जीनस और एक होगा इसका स्पीसीज। तो ये 2 शब्द यूज करेंगे। अब इसमें जो पहला शब्द लगेगा ये जीनस को रिफर करता हुआ रहेगा, और जो दूसरा शब्द लगेगा वो स्पीसीज को रिफर करता हुआ रहेगा, हाँ कि ना, यस सर। और जीनस का जो कैपिटल लेटर रहेगा वो, यानी पहला लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, वो कैपिटल रहेगा। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, हाँ कि ना, यस सर। और इसका स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल केस में लगेगा, किस में लगेगा, स्मॉल केस में लगेगा, हाँ कि ना, यस सर। फिर इसने क्या बोला कि जब दोनों शब्द लिखोगे तो उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, जब दोनों शब्द लिखोगे तो उन लो तो जब हैंड रिटन लिखोगे तो उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, हाँ कि ना, उसे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर इसने क्या बोला कि जब हम लोग नाम लिख लें तो ये शब्द कहाँ से लाएंगे, ये नाम लाएंगे कहाँ से, तो इन लोग ने क्या किया, बेसिकली समझना बेसिकली इन लोग इतने चालाक थे बिलेतिस लोग, इन लोग ने क्या किया कि इन लोग की लैंग्वेज हर जगह चले, तो इन लोग ने क्या किया कि जो पुरानी इंग्लिश थी, जो क्लासिकल इंग्लिश थी, उसे लैटिन इंग्लिश बोल दिया, उसे क्या बोल दिया, लैटिन इंग्लिश। मतलब जो शेक्सपियर इन सब थे बताते थे उसमें मिलती है, बुकों में जो इंग्लिश मिलती है दो दो वाली, या यूट्यूब ब्लूटच, तो यूट्यूब ब्लूटच जैसे लिखा जाता है, ये जो है किंग चार्ल्स, ये सब जो है बता देते हैं, ये जो स्टोरीज मिलती है शेक्सपियर की, तो इसमें जो इंग्लिश यूज की जाती है वो क्लासिकल इंग्लिश है। अब ये जो क्लासिकल इंग्लिश है इन लोगों ने क्या किया थी, इसे हम लोग बोल देते हैं लैटिन इंग्लिश, और बोल देते हैं इसे डेड लैंग्वेज। इसे क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज। एक्चुअल में ये लैटिन नहीं है, पर इसे इन लोगों ने बोल दिया थी ये लैटिन इंग्लिश है, हाँ कि ना, यस सर। और इसे इन लोगों ने क्या बोल दिया, डेड लैंग्वेज। अब अगर अब आपको कोई भी साइंटिफिक नेम लिखना है, तो आप कोई भी शब्द यूज करोगे तो उसे पहले लैटिन इंग्लिश के फॉर्म में लिखा जाएगा और माना जाएगा, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि इसे इन लोगों ने बोल दिया थी ये एक डेड लैंग्वेज है, हाँ कि ना। इतनी चीजें आपको एनसीईआरटी में देखने तो मिल जाएंगी, हाँ कि ना। या तो उसे लैटिनाइज करना पड़ेगा, मतलब लैटिन इंग्लिश के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब एक और बात आती है कि यहाँ पे जब हाथ से आपने लिखा तो मैंजीफेला इंडिका तो आपने अलग अलग अंडरलाइन किया, ठीक है, ये बात याद रखना। पर जब आप टाइप करोगे, प्रिंट करोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इटैलिक्स करना पड़ेगा, मतलब ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, हाँ कि ना, जो ऐसे करते नहीं लिखाता है, ऐसे हल्का टेढ़ा करते, ये आपको करना पड़ेगा जब आप इसे प्रिंट करोगे, हाँ कि ना, यस सर, ये आपको करना पड़ेगा, हाँ कि ना, यस सर। तब वहां पे अंडरलाइन नहीं होगा। अब ये तो एनसीईआरटी के रूल हो गए। अब इसमें एक और रूल आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, कि अगर इनके पीछे आप इनके टेक्सोनॉमिक्स या ऑथर, मतलब टेक्सोनॉमिक्स क्या करते हैं अपने रिसर्च पेपर या अपने ताते थे उसमें बुक में, जो वो पब्लिकेशन जो वो लोग रिलीज करते हैं, उसमें उन लोग क्या करते हैं कि जो उनके द्वारा डिस्कवर स्पीशीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये माना जाता है कि ये उसका ऑथर है, हाँ कि ना, तो वही वही टेक्सोनॉमिस्ट अपनी बुक में सबसे पहले उस स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन देगा, हाँ कि ना, ये सर। तो अगर आपको उसका नाम लिखना है, जैसे मैंजीफेला इंडिका किसने दिया नाम,
आंसर है कैलुलस लीनियस ने। तो जब उससे लिखना होगा ऑथर का नेम, तो उसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, लिन। हाँ कि ना, पहले की 4 लेटर और डॉट लगा दिया जाएगा, और इसे अंडरलाइन नहीं करना है, इसे अंडरलाइन नहीं करना है। हाँ कि ना, ऐसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये फोल्ट रूल। ठीक है, तो ये 3 रूल दिए हुए हैं, या हाँ ठीक है, ये 3 रूल दिए हुए हैं, और ये फोल्ट रूल एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर रूल है। ठीक है, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो अल्लो ने बात कर ली, अल्लो ने किसकी बात कर ली, अल्लो ने आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, नॉमेनक्लेचर की बात कर ली। अब क्लासिफिकेशन में आते हैं, अब अल्लो किस में आते हैं, क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में कैसे किया गया है, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जीनस, अलग अलग फैमिली, अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग क्लास और अलग अलग फाइलम और अलग अलग किंगडम में दादे दे क्लासीफाई किया गया है। उससे पहले मैं एक और चीज में आता हूँ, उससे पहले मैं एक और चीज में आता हूँ, किस चीज में आना है मुझे, मुझे आना है यहाँ पे इस पैराग्राफ पे। ये जो अर्न्स्ट मेयर वाला जो पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे किन किन चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात, ये अर्न्स्ट मेयर था कौन, तो आपको ये याद रखना है कि ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था। इसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये इसका वर्क किन किन चीजों में था, इसने रिसर्च किन किन चीजों में दी थी, तो ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन सिस्टमैटिक एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात, इसने क्या किया था, इसने डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज का। आपने छोटी क्लासेस से स्पीशीज का डेफिनेशन क्या बोला होगा, स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएंगे वो दादे हैं इस सेम स्पीशीज के नहीं माने जाएंगे। जैसे एक ह्यूमन और एक ह्यूमन आपस में इंटरब्रीड करते एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, तो ये ऑफस्प्रिंग आगे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। पर वहीं अगर मैं बात करूँ कि एक हॉर्स और एक दादे हैं डोंकी, मिलके जब तादेदे है वो करते हैं इंटरब्रीड, तो क्या बनता है, म्यूल बनता है, खच्चर बनता है। अब ये खच्चर जो है ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये एक इनफर्टाइल स्पीशीज है, इनफर्टाइल वो है तादेदे ऑर्गेनिज्म है। इसलिए डोंकी और हॉर्स को सेम स्पीशीज नहीं मानते, बल से दो ह्यूमंस को सेम स्पीशीज मानते हैं। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो ये होती है बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज जो आपको बता थे अर्न्स्ट मेयर ने दी थी। साथ ही साथ अर्न्स्ट मेयर ने किया था कि इसने बोल दिया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो सेंट्रल आइडिया बना दिया था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कि अलग अलग स्पीसीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जब आप इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो वहां पे एक क्वेश्चन रहेगा कि इतनी सारी स्पीसीज बनी कैसे, ये अलग अलग स्पीसीज बनी कैसे। तो ये जो स्पीसीज की इवोल्यूशन, तो सेंट्रल आइडिया जो इसने बनाया वो था ये अर्न्स्ट मेयर, और इसे क्या मिला था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये जो आपको एक ये क्वेश्चन इससे से ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं लोग क्लासिफिकेशन पे। तो जब हम लोग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जब हम लोग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या, बेसिक रिक्वायरमेंट है द नॉलेज of characters of an individual or group of organism। आपको उसका नॉलेज होना चाहिए उसके कैरेक्टर की, उनमें क्या क्या कैरेक्टर पाया जा रहा है। हाँ कि ना, ये किस चीज में मदद करता है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स और सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे दिख रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग दिखने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में भी ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पता लगाने में मदद करता है, जिससे आपका क्लासिफिकेशन आसान होता है। तो स्पीसीज है क्या, स्पीसीज है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ताते है आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल वो बना सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। तो इंडिविजुअल विल शेयर फंडामेंटल कैरेक्टर्स, सेम फंडामेंटल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्पीसीज। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ये, तो आप इसे छू सकते हो, इसे देख सकते हो। साथ ही साथ अंश मेयर ने इसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था कि अगर इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके ताते हैं, वो कहलाएंगे आपके सेम स्पीसीज के, और अगर वो नहीं बना पा ले तो वो सेम स्पीसीज के नहीं कहलाएंगे। वही फिर आता है जीनस। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच शेयर कॉमन कैरेक्टर, जो कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। जैसे सोलनम जीनस में आपको 3 स्पीसीज देखने तो मिलती है, ट्यूबुलोसम, मेलॉन्जिना
और नाइगलम। तो अगर मैं सोलेनम ट्यूबुलोसम बोल रहा हूँ तो वो पोटैटो है, सोलेनम मेलोंजिना बोल रहा हूँ मतलब वो ब्रिंजल है, सोलेनम नाइगलम बोल रहा हूँ मतलब मकोई है। वहीं अगर पेंथेला जीनस की बात कर लूँ तो इसमें आपको लियो देखने को मिलता है, टिग्रिस देखने को मिलता है और पाल्डस देखने को मिलता है। पेंथेला लियो लायन होता है, पेंथेला टिग्रिस टाइगर होता है, पेंथेला पाल्डस लेपर्ड होता है। वहीं अगर ग्लोब ऑफ रिलेटेड जीनस की बात करूँ तो वो फैमिली कहलाती है, और ये किस पे बेस्ड रहता है, प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में ये वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर दोनों पे बेस्ड रहता है। फ्लोरल कैरेक्टर मतलब क्या हो जाता है, फ्लोरल कैरेक्टर हो जाता है, फ्लोरल कैरेक्टर हो जाता है क्या, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब एक बात समझना, जैसे जैसे हम लोग बता देते हैं स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दो ह्यूमन के बीच में ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है विद रिस्पेक्ट टू बता देते हैं एक ह्यूमन और एक काऊ। तो यहाँ पे कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है दो ह्यूमन और बता देते हैं एक ह्यूमन और एक काऊ के बीच में, तो किसमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है दो ह्यूमंस के बीच में। मतलब जैसे जैसे आप स्पीशीज के किंगडम की ओर जाओगे, आपका जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी में जाओगे आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गिरते जाएगी। वहीं अगर मैं बोलूँ कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि किसके शरीर पे बाल है, किसके कान हैं, तो ऐसे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होंगे, इंक्रीज होते हुए जाएंगे। जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होते हुए जाएंगे, हाँ कि ना। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। वहीं अगर मैं ऑर्डर में आऊँ तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। क्यों वेजिटेटिव कैरेक्टर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर स्टेट डिक्रीज कर रहे, कॉमन कैरेक्टर स्टेट डिक्रीज कर रहे हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो फैमिली में मैं आऊँ तो सोलेनेसी फैमिली में कौन आता है, सोलेनम जीनस आता है, दतूला आता है और पेटूनिया जीनस आता है। वहीं अगर फेलिडे फैमिली जिसे कैट फैमिली बोलते हैं तो इसमें आपको पेंथेला देखने तो मिलेगा और फेलिस देखने तो मिलेगा। अब पेंथेला और फेलिस में क्या डिफरेंस है, जो फेलिस लेती है वो डोमेस्टिक कैट लेती है और जो पेंथेला है वो क्या लेती है, वाइल्ड कैट, हाँ कि ना। और फिर आपको कैनिडेट फैमिली भी देखने तो मिलता है जिसे आप डॉग फैमिली भी बोलते हो, जिसमें आपको क्या क्या देखने तो मिल जाता है, आपको वुल्फ देखने तो मिल जाता है, फॉक्स देखने तो मिल जाता है, हाइना देखने तो मिल जाता है, ये गली में जो कुत्ते घूम ले लेते हैं गोल्डन रिट्रीवर, ये सब जो है ये सब आपको देखने तो मिल जाता है, हाँ जी ना। वहीं आते हैं जी ऑर्डर के बारे में, तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होता है, प्लांट में मेनली ये बता देते हैं फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड रहता है। पॉलीमोनियल जो ऑर्डर है इसमें आपको सोलेनेसी देखने तो मिलेगा और कौन देखने तो मिलेगा, कॉन्वोलेसी। कानवोला ऑर्डर कार्निवोला ऑर्डर में आपको क्या देखने तो मिलेगा, फेलिडे देखने तो मिलेगा और कैनिडे देखने तो मिलेगा। प्रीमाता में आपको क्या क्या मिलेगा, मंकी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, गिबन मिलेंगे और गुलीला मिलेंगे। अब एक बात देखना, प्रीमाता क्या होते हैं, जिनके हाथ ऐसे रहते हैं उंगली, हाँ कि ना, हमारे जैसे, हाँ कि ना। यस सर। अब आगे आते हैं और बात करते हैं क्लास के बारे में। तो ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, जैसे डाइकोटिलिडे, पॉलीमोनियल्स और सेपिंडल्स। वहीं मैमेलिया की बात कर लूँ तो कार्निवोरा और प्रीमाता, हाँ कि ना। और आते हैं दादे किसमें, फाइलम में। तो फाइलम में आपको क्या देखने तो मिलेगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, हाँ कि ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, हाँ कि ना। यस सर। जिसे लोग प्लांट्स में क्या बोल देंगे, डिवीजन, जिसे लोग क्या बोल देंगे, डिवीजन। फाइलम तो प्लांट्स में क्या बोल देंगे, डिवीजन। तो एंजियोस्पर्म में डिवीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइकोस और मोनोकोस। वहीं अगर आपने कॉर्डेटा फाइलम की बात करें तो इसमें आपको एम्फीबियंस देखने तो मिलेंगे, लेप्टाइल्स देखने तो मिलेंगे, एव्स देखने तो मिलेंगे और मैमल्स देखने तो मिलेंगे। और कौन बच गया, लेप्टाइल्स, एव्स, मैमल, और आपको क्या देखने तो मिलेंगी, मछलियाँ भी देखने तो मिलेंगी, मतलब पाइसेस, हाँ कि ना, पाइसेस भी देखने को मिलता है। वहीं किंगडम की बात कर लो तो ये हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसमें आपको मोनेला, प्लोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आपको देखने को मिलेगा, हाँ कि ना। अब 5 किंगडम इसमें क्लासिफाई किए गए हैं दादे दे आलेच विटिकल के द्वारा, ठीक है। और वो 5 किंगडम मैंने आपको बता दिया, मोनेला, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, हाँ कि ना।
अब एक बात आती है थी, जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हो तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं और जनरल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में आता है वो आता है हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द टैक्सा एट द सेम लेवल। सेम टैक्सा के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो तादाद है वो है तादाद के सिमिलैरिटी से रिलेशनशिप बताना मुश्किल हो जाता है हायर टैक्सा पे, क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज कर जाते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है ये चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ आता है, एक और चीज़ आता है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है, जैसे अ, ये तो अल्लाह ने पढ़ लिया, कर लिया, कर ली। हाँ, ये टेबल की देख लेना, इसमें ब्लेंडर वाला भी लिख दिया, ये भी देख लेना। फिर इसके बाद आता है एक पेज जो मैं बताना भूल गया। हाँ, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना ये पढ़ना है, सिर्फ ये बॉक्स याद रखना मोनोग्राफ क्या होता है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे, आने वाले चैप्टर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में जाएंगे, तो वहाँ पे एक टेक्सा के बारे में एक पहला दिया गया रहेगा। ठीक है, तो उसे अल्लाह बोलते हैं मोनोग्राफ। जब आप एक टेक्सा के बारे में एक शॉर्ट क्लिप्स पहला ग्राफ के फॉर्म में उसके कैरेक्टरिस्टिक तो डिटरमाइन करते हो, तो वो कहलाता है मोनोग्राफ। हाँ कि ना? ये सब वो क्या कहलाता है? मोनोग्राफ। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। जयराम जी की।